Good morning, students. Beta, this is your lecture number 26, okay, for class 11th. Understand? So, in our previous section, we have discussed a lot of things about your different cell organelles like chloroplast, mitochondria, है ना? And then about जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, vacuoles, lysosomes. Okay, so we are just moving towards the end of the chapter, and in the same series we are going to discuss, I'm going to discuss ribosome. ठीक है, आज हम राइबोसोम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं राइबोसोम्स को लेके, ठीक है ना। कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो राइबोसोम्स से रिलेटेड हैं और एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो देखो, राइबोसोम इज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल? यानी कि ऐसा सेल ऑर्गेनल, चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो या मेसोकैरियोट्स हो, सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या मिलेगा? राइबोसोम्स मिलेंगे। दैट्स वाई कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। दैट्स वाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना। इट इज विदाउट मेम्ब्रेन जो है सेल ऑर्गेनल है जो आपको सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पढ़े हैं, हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंड पढ़े। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में क्या क्या पढ़ा है आपने? न्यूक्लियस पढ़ा है, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस नहीं किया अभी हमने, है ना। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, जैसे प्लास्टिड्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है, अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स की। बट मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मान के चलिए मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल? इनमें से कौन सा बिना मेम्ब्रेन के है सेल ऑर्गेनल? तो आपने देखो, मेम्ब्रेन लेस में दो ही याद करने हैं, एक तो राइबोसोम, एक सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हम आगे करवाएंगे आपको, सेंट्रियोल्स करवाएंगे, ठीक है ना। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा सेंट्रोसोम क्या होता है। तो देखो, अभी के लिए आपने पहला सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन लेस पढ़ा है, दैट इज योर राइबोसोम। क्लियर? और देखो, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। लेकिन कौन सा? मेम्ब्रेन लेस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है। बट आपसे पूछ लिया जाए कि मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या होता है, देन यू विल आंसर माइक्रोबॉडीज। आगे हम आज ही करेंगे इस टॉपिक को भी, माइक्रोबॉडीज को बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया मेम्ब्रेन लेस या मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, तो आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या देखोगे कि जो है माइक्रोबॉडीज दिया है या नहीं। अगर माइक्रोबॉडीज ऑप्शन में नहीं है तो राइबोसोम करोगे, और अगर दोनों दिए हुए हैं तो यू विल गो विद माइक्रोबॉडीज। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से देखो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आंसर क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, देखो, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें राइबोसोम्स कई जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने दो ऑर्गेनल्स पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनल वेयर राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं हम? 70S राइबोसोम्स होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? खुद भी ऑर्गेनल है और माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑर्गेनल विद इन ऑल। अच्छा, सेल विद इन सेल को क्या कहेंगे? गिव मी आंसर। आपसे कोई पूछे कि सेल विद इन सेल को क्या कहोगे, तब आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। व्हाई? देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से आपने पढ़ा है, 9th क्लास में ही पढ़ा देता है कि राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। कैसे प्रोटीन बनाता है इसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए यू कैन से दैट दे आर द सेल ऑर्गेनल दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। जो प्रोटीन बना रहा है, जहां प्रोटीन बनता है वो क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री।
तो ध्यान रखना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या है, राइबोसोम्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, डिस्कवरी के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं रिगार्डिंग डिस्कवरी, ठीक है, हालांकि बहुत ही रेयर आता है बट फिर भी हमें हर तरीके से रेडी रहना है। तो देखो सबसे पहले इसको क्लॉड ने ऑब्जर्व किया था, बट उस टाइम पे माइक्रोजोम का पार्ट मान के इसको जो है डिस्कवर किया। बट उसके बाद जो है रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको बीन रूट्स के अंदर नोटिस किया, ठीक है। देन पैलेड नाम के साइंटिस्ट थे जिनको जो है क्रेडिट गया है इसकी डिस्कवरी का, एनिमल्स में इन्होंने देखा था, ठीक है। तो देखो पैलेड ने, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ राइबोसोम, तो यू विल गो विद पैलेड, ठीक है। आंसर में क्या आएगा, पैलेड आएगा। आगे बस पैलेडे भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। अब टर्म राइबोसोम भी जो है वो पैलेडे ने दी थी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिफाइंड एज पैलेडी ग्रेन्यूल्स, they are also defined as पैलेडी granules। क्लियर, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू लर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एमसीक्यू आता है, ठीक है। ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। देखो राइबोसोम है क्या, ठीक है। राइबोसोम कहाँ क्यों रखा गया इसका नाम, जोम मतलब बॉडी, SOME सोम मतलब बॉडी, और राइबो वर्ड कहां से आया है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA से आया है। ऐसी बॉडी जिसमें क्या है, RNA है। आगे बात समझ में, देखो आपका जो DNA है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में होता है DNA प्लस प्रोटीन। आगे बात समझ में, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, DNA प्लस प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और राइबोसोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की जगह यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज RNA, एंड उसके साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे। इसीलिए देखो नाम क्या रखा गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। समझ में आया, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ऐसा सेल ऑर्गेनल बताओ जिसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा DNA मिलता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड, DNA नहीं कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो RNA आप आंसर करेंगे, ठीक है। आगे वो समझ में, और इसीलिए इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स कह सकते हो या RNP पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राइबोसोम्स है, जो RNA है, ठीक है ना, मतलब हमने अभी देखा कि राइबोसोम्स के अंदर क्या है, RNA प्लस प्रोटीन। बट देखो जब आप हायर स्टडीज करोगे, मतलब 12th क्लास में पढ़ोगे, वहां हम देखेंगे कि RNA भी 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। RNA भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है rRNA, ठीक है, एक होता है आपका tRNA और एक होता है आपका mRNA, ठीक है तो तीनों में RNA ही, तीनों में ही राइबोन्यूक्लिक एसिड है। लेकिन वो RNA जो राइबोसोम बना रहा है उसको क्या कहेंगे, rRNA, R फॉर राइबोसोमल। तो RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम इज नोन एज rRNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है ना। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियोलस, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। और देखो राइबोसोम कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस में, सारे वहीं पे बनते हैं, बस एक टाइप न्यूक्लियोलस से बाहर बनती है, 5s टाइप। बाकी सारे के सारे जो टाइप्स हैं RNA के वो कहाँ बनते हैं, कहाँ, सॉरी, राइबोस के सारे, ये राइबोसोम के सारे टाइप्स कहाँ बनते हैं, आपके सेल के न्यूक्लियस में बनते हैं, ठीक है ना। तो दैट यू हैव टू लर्न, कई बार क्वेश्चन आता है। और इसी वजह से न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस को, देखो वर्ड गलती मत कर देना, ये बात जब मैंने 9th क्लास को पढ़ाया था तब भी मैंने उन्हें कहा था, और जब टेस्ट लिया, टेस्ट में मोस्टली बच्चों ने गड़बड़ कर दी। मैं बता रही हूँ न्यूक्लियोलस अलग चीज होती है बेटा, न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, आगे बात समझ में, तो इसको गलत मत करना, दिस इज न्यूक्लियोलस नॉट न्यूक्लियस। और इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। ध्यान से याद करना, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पूछे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, आंसर आएगा राइबोसोम, और कोई पूछ ले राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, देन यू विल आंसर
न्यूक्लियोलस। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बेटा। अच्छा, दूसरी जो टाइप्स हम देख रहे थे, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, अमीनो एसिड को कैरी करके ला रहा है। यू मान के चलो कि प्रोटीन क्या है आपकी, प्रोटीन कुछ इस तरीके से क्या है, चेन है, ऐसे करके चेन है, ठीक है, किस अमीनो एसिड्स की बनी हुई चेन है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। अमीन, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो, ऐसे करके अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है ना। और आपका जो एमआरएनए होता है, ये होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। अब प्रोसेस क्या होता है, डीएनए सबसे पहले जो भी चीज उसको बनानी है बॉडी के लिए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कैसे देता है, वो इंफॉर्मेशन देता है एमआरएनए की फॉर्म में, ठीक है ना। जो भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है पहले कन्वर्ट होती है एमआरएनए की फॉर्म में, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, वो काम कौन करेगा, राइबोसोम करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल से है आपके मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ सेल के अंदर है, ठीक है ना, वहां पे आप पढ़ोगे इसको 12th क्लास में। तो देखो बेटा, वहां पे एमआरएनए ऐसे हो जाता है, ऐसे लग जाता है, ठीक है, ये आपका एमआरएनए जिसमें इंफॉर्मेशन है डीएनए की, इसके ऊपर क्या लग गया आपका, ये राइबोसोम लग गया, ठीक है। अब क्या है, इसको पढ़ते हुए इस एमआरएनए में क्या है, कोडिंग्स है। यू मान के चलो बस कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में है, ठीक है ना। कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं, आगे बताएंगे आपको डिटेल से क्या होता है। तो कोड्स जो है जेनेटिक कोड, उनको पढ़ने का काम क्या है। अब ये जो है, ये जो राइबोसोम यहाँ पे अटैच हुआ है, ये आरएनए वाला जो है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे इनको पढ़ेगा, ठीक है, इनको पढ़ेगा और बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है ना, उसके एंटी कोडोन्स जो है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ से बुलाएगा एक एक टीआरएनए पे। टीआरएनए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, और इस पे लगा हुआ है अमीनो एसिड, ठीक है। तो जैसे ये मान के चलो बहुत सारे मजदूर खड़े हैं, ठीक है, और उन्होंने एक बोरा लिया हुआ है और वो बोरे पे क्या है, स्पेसिफिक आइटम है, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एमआरएनए पे जो राइबोसोमल आरएनए बैठा है वो बुलाएगा, ये वाला मजदूर इधर आ जाओ, तो वो अपना बोरा लेके आ जाएगा। मतलब वो वाला अमीनो एसिड कौन ट्रांसफर करके आया, वो मजदूर क्या है, वो ट्रांसफर करने वाला एजेंट कौन है, आपका टीआरएनए। तो टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे बेटा, जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये मान लो कि जो है राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए। क्लियर? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ताकि जो है आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए इस बार, क्योंकि मैंने बहुत एक्सेस में लिखा हुआ है। आपको जो करना है वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप इसी को कर लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ बेटा, राइबोसोम्स के बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, प्लस जो है मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। तो जहां आप ये लिख रहे हैं वहीं पे देखो मैंने आपकी जो है उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपसे पूछा जाए मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर ऑप्शन में माइक्रो बॉडीज है, सॉरी माइक्रोजोम है, ठीक है ना, तो यू विल गो विद माइक्रोजोम, ठीक है। माइक्रोजोम हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, याद करो एक बार, खोल के देखना पीछे का पार्ट, ठीक है, वहां पढ़ा था। अगर जो है माइक्रोजोम ऑप्शन में नहीं है तो यू विल गो विद लाइसोसोम, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको देखना है ध्यान से। हाँ, अगर ये कहा जाए कि मेम्ब्रेन लेस है देन यू विल गो विद राइबोसोम, ठीक है। अब देखो बेटा, जो चीज हम पढ़ रहे थे अभी तक कि राइबोसोम्स इंजन प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, मतलब राइबोसोम्स आर इंजन्स यूज्ड बाय द सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एमआरएनए में जो कोडिंग प्रेजेंट है, जो डीएनए की
जो लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन है, वो कोडेड फॉर्म में है और उसको पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आपका राइबोसोम कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। और उसको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो है फिर टीआरएनए क्या लेके आ रहा है, अमीनो एसिड, और उसको जोड़ रहा है। तो बेसिकली एक इंजन का काम करते हैं क्या, राइबोसोम एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो देखो एक ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट तैयार होती है, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट के बारे में, कि ऐसे एमआरएनए होगा और उस एमआरएनए पे ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट, ये राइबोसोम की छोटी यूनिट, ठीक है, और इस तरीके से ये क्या बन गया, पूरी की पूरी यूनिट तैयार हो गई प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। अब धीरे धीरे ये रीड करती हुई इसको इधर इस साइड मूव करेगी और अल्टीमेटली जो राइबोसोम की यूनिट है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसी दौरान यहाँ पे ये क्या अटैच करती हुई चली जाएगी, इसको पढ़ते पढ़ते और अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनाती चली जाएगी, ऐसे प्रोटीन की चेन, अमीनो एसिड की चेन बनाती चली जाएगी। समझ में आया? तो देखो क्या होता है आगे, इसको हम 12th क्लास में डिटेल से करेंगे बेटा। यहाँ पे आई थिंक सही नहीं है अभी करवाना, वहां आपके सिलेबस में भी है। तो दे प्रोवाइड अ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मतलब एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं एलिवेटेड, उभरा हुआ, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्डर्ड इंटरेक्शन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, याद रखना आप ये चीज। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जेनेटिक मटेरियल चाहे आपका डीएनए हो या आरएनए हो, ये न्यूक्लिक एसिड है, मतलब कि एसिडिक बिहेवियर है इनका। कैसा बिहेवियर है, एसिडिक। और आपको पता है निगेटिवली चार्ज्ड आयंस यहाँ पे होंगे। बेसिकली जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो फॉस्फेट की वजह से होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इसका नेचर कैसा है, तो दे आर स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज सेल ऑर्गेनल्स। मतलब आरएनए जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है वो, और आरएनए प्लस प्रोटीन से ही क्या बना है, हमारा राइबोसोम बना है। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज्ड सेल ऑर्गेनल। क्लियर? अब देखो एस क्या है, देखो हर जगह राइबोसोम में हम पीछे क्या लगा रहे थे, एस लगा रहे थे। एस क्या है बेटा, स्वेदबर्ग्स यूनिट है। क्या है, स्वेदबर्ग्स यूनिट, या क्या बोलेंगे इसको, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, देखो स्वेदबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जब सेल के ऑर्गेनल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने सेडिमेंटेशन के बेस पे कि कौन सी चीज पहले सेट डाउन हो रही है, फिर कौन सी सेट डाउन हो रही है, तो इस तरीके से क्या निकाला सभी सेल ऑर्गेनल्स का। सभी सेल ऑर्गेनल्स की तो बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम बात करते हैं बेसिकली राइबोसोम्स की। ठीक है, उनका क्या निकाला, सेडिमेंटेशन कॉफी, मतलब कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो आपके जब आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स देंगे, इसको घुमाएंगे, ठीक है, जोर से हाई स्पीड पे जब इसको घुमाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे सेडिमेंट होने के लिए, तो आपको एक, अगर ये मॉलिक्यूल एक ही टाइप के होते, सभी का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट एक ही होता, तो ये क्या करते, ये एक ही लेयर में सेपरेट हो जाते। पर उन्होंने क्या देखा कि एक लेयर तो कुछ ऐसी बन रही है और एक लेयर कुछ उसके ऊपर बन रही है, कुछ इस तरीके से है दोनों राइबोसोम। ठीक है, तो फिर उन्होंने इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया कंप्लीटली, और फिर उन्होंने क्या बताया कि राइबोसोम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। उन्होंने तो 2 ही टाइप दी थी, आप बाकी बुक्स में भी 2 ही टाइप पढ़ोगे, एक एडिशनल है वो जस्ट आपका एक्स्ट्रा डोज के लिए है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। वैसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें या किसी भी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का देखें, मतलब किसी भी बुक के अकॉर्डिंग देखो आप, जनरली आपको 2 ही टाइप मिलेंगे, 70S एंड 80S। 70S जो थोड़े हल्के हैं और ऊपर मिलेंगे, ठीक है, और मतलब ट्यूब के अंदर, और 80S वो है जो थोड़े से भारी है, ठीक है, और जो नीचे की तरफ मिलेंगे। आगे बात समझ में। तो देखो हमारे पास सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और आप सभी को पता है सेडिमेंटेशन किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल की डेंसिटी और साइज पे। आपने भी तो देखा है ना, जैसे देखो दही में से जब हम लस्सी बनाते हैं और मक्खन अलग कर लेते हैं, वो सेडिमेंटेशन की बेस पे ही तो है। जब हमने उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला, तो ऑब्वियसली लस्सी क्या है, भारी है, नीचे रहेगी, ठीक है, और जो मक्खन है वो क्या है, हल्का है, वो ऊपर आ गया,
है कि नहीं। तो देखो पार्टिकल्स के साइज और पार्टिकल्स की डेंसिटी वो डिसाइड कर रही है कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना ज्यादा है और कितना कम है। जितना भारी साइज होगा सेडिमेंटेशन उतना ही ज्यादा, ठीक है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एस का मतलब क्या है। यहाँ पे भी एस लिखा है आपने, यहाँ पे भी एस लिखा है, यहाँ पे भी एस लिखा है। तो इस एस का मतलब क्या होता है, श्वेदबर्ग यूनिट कह दो, चाहे श्वेदबर्ग साइंटिस्ट के नाम से है, और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो आपको ऑप्शन में देखना है क्या दिया होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ राइबोसोम्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पे हमारे पास कितने टाइप के राइबोसोम है बेटा। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिखी है। अब हमें बिल्कुल क्लियर कट हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल शार्पली एक इमेज होनी चाहिए कि 80S कहाँ मिलेगा, 70S कहाँ मिलेगा। अब तक तो हम ये कहते आए थे राइबोसोम में पढ़ाएंगे, राइबोसोम में और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो अब इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो कि ये राइबोसोम कौन से कहाँ पे होते हैं। 70S प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर बात करें इन यूकैरियोट्स, ठीक है ना, यूकैरियोट्स में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। आ गई बात समझ में, बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 80S की जहां तक बात है, 80S सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है। 70S तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगा, लेकिन जो 80S है वो ओनली एंड ओनली यूकैरियोट्स में मिलता है। और यूकैरियोट्स में भी देखो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर कट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में है, ठीक है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं वो 80S होते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे हमने देखा था राइबोसोम्स अटैच्ड थे। दे आर आल्सो ऑफ 80S टाइप, ठीक है। एंड अदर देन दिस ऑन ER मेम्ब्रेन, ठीक है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस पे राइबोसोम होते हैं, दे आर आल्सो 80S। क्लियर, यहां तक तो आपको रखना है याद। अब बात करते हैं ये 50S कहाँ से आ गया। देखो 50S क्या है बेटा, जब हम थोड़ा सा हायर स्टडीज करेंगे, आपके जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पे जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से होते हैं, तब तो आपने देना है 70S आंसर। बट अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, तो 50S, ठीक है। बाकी याद करो तो बहुत बढ़िया, यहाँ याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरल ये नहीं पूछा जाता और आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। एनटीए कहीं से भी कैसा भी पेपर दे सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम नेक्स्ट पार्ट कर सके। नाउ बेटा अगर हम बात करें राइबोसोम्स के सब यूनिट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो राइबोसोम है वो केवल एक ही पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है ना। राइबोसोम की भी क्या होती है, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स होती है। ऐसा नहीं राइबोसोम एक ही पार्टिकल है, राइबोसोम्स की भी कुछ सब यूनिट्स होती है, ठीक है। और कितनी सब यूनिट्स होती है, 2 अनइक्वल सब यूनिट्स होती है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको जब प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, ठीक है। तो राइबोसोम की भी क्या होती है, 2 अनइक्वल यूनिट होती है बेटा। ऐसे देखो, एक तो बड़ी यूनिट होगी जिसको कहेंगे लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और एक क्या होती है छोटी यूनिट जिसको कहेंगे स्मॉल सब यूनिट। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम जब देखोगे आप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आप अपनी बुक में एक बार देख लेना, प्रोटर्बेंसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर क्या होता है, 2 यूनिट्स होती है, एक लार्ज एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। ध्यान रखना दोनों यूनिट हमेशा एक दूसरे से सेपरेटेड रहती है, दोनों यूनिट एक दूसरे से सेपरेटेड रहती है, डिसोशिएटेड फॉर्म में रहती है। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट इकट्ठा कब होंगी एक साथ, जैसे अभी मैंने डायग्राम जो बनाया था, और ये समझो लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, तो ये एक साथ इकट्ठा कब आती हैं? इकट्ठा तब आएंगी, एसोसिएशन तब होगा जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ओनली अकर्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जहां पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करती है, 0.001% अगर मैग्नीशियम है तो ही वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई, ठीक है, तो आपकी दो सब यूनिट, बड़ी और छोटी जुड़ने की बजाय दो बड़ी यूनिट एक साथ जुड़ जाएंगी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैग्नीशियम आयन का रोल होता है। अभी आगे हम लिखेंगे इसको। फिलहाल के लिए देखो, अब हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं। आपको याद रखना है, मतलब क्वेश्चन ये मान के चलिए राइबोसोम में से क्वेश्चन आ रहा है, तो जनरली ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या होता है बेटा, 70S राइबोसोम कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है, यानी कि आपका जो 70S है वो 50S प्लस 30S होता है। अब यहाँ अपना मैथ सप्लाई मत करना कि 50 और 30 तो सम अप करके 80 हो गए, ये हमने सम अप नहीं किया है, ठीक है ना। ये इसकी टाइप्स हैं, आगे बात समझ में। ये एस फॉर श्वेतबर्ग यूनिट है, ना कि आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, 80S की, तो लार्जर सब यूनिट 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S, तो 60 एंड 40। समझ में आ गई बात? दो यूनिट होती है, तो 60 प्लस 40, यहाँ पे भी ऐड नहीं करना है। ऐसे ही अगर 50S आरएनए की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका 35S प्लस 25S, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि लार्ज सब यूनिट कितनी है, स्मॉल कितनी है। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाते हैं। देखो अभी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में केवल एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लिखा है, कहाँ लिखा है, आपकी 12th क्लास की बुक में लिखा है, ठीक है। तो मैंने सभी इंफॉर्मेशंस को सम अप करके यहीं दे दिया है, और जनरली यहाँ पे ही आपको याद करना है, ठीक है। दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। तो देखो अब अगर हम बात करें, हमने कहा कि राइबोसोम किससे बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है आरएनए प्लस प्रोटीन से। तो हमें ये भी देखना है कि आरएनए भी इनके अंदर फिर कई टाइप के होते हैं। जैसे देखो अगर मैं बात करूं 70S की 50S सब यूनिट की, तो यहाँ पे हमें दो आरएनए मिलेंगे, 23S आरएनए और 5S आरएनए। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो यहाँ 34 प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 30S आरएनए की, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 16S आरएनए और प्रोटीन मिलेंगे 21। तो ये डाटा आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगी उससे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 60S की, तो 60S में आरएनए क्या है, तीन टाइप के। यूकैरियोट्स में 60 लार्ज सब यूनिट के 3 आरएनए होते हैं, ठीक है ना। 5.8S आरएनए, 5S आरएनए और 28S आरएनए, ठीक है। प्रोटीन कितने हैं, 40। और अगर हम बात करें किसकी, आपके स्मॉलर सब यूनिट की, यानी कि 40S की, यहाँ 18S आरएनए और प्रोटीन क्या मिलेंगे, 30। अब याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 50S और 50S है 30S, ये तो हो गए किसके, 70S के। 60S और 40S हो गए आपकी 80S के बाद। अब देखो दोनों की जो लार्ज सब यूनिट है उसको कंपेयर करते हैं। दोनों की लार्ज सब यूनिट को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, तो कंपैरिजन में हमें क्या मिलेगा कि यूकैरियोट में ज्यादा आरएनए है, प्रोकैरियोट्स में कम आरएनए। यहाँ 3 टाइप है, यहाँ 2 टाइप है, पहली चीज। दूसरा देखो अब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो एक दोनों में कॉमन है, एक दोनों में कॉमन है, दैट इज 5S आरएनए, ठीक है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने लिखना है कि ये तो होता है। बच गया अब इसका वाला पार्ट, ठीक है। इसको आप 23 ही याद करो, 23 डाटा तो देखो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है इसके लिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 + 3 क्या हो गया आपका 5,
2 + 3 5 और 8 यहाँ पे याद रखो, हमेशा 8 जो है आपका 80s में 8 आता है, ठीक है। 5s तो आप कर ही चुके थे, 2 + 3 तो 5 तो हो गया, लेकिन 8 इसका भी ऐड करो, 5.8 s आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 8 का डाटा है, यहाँ अगर 23 है तो 3 का 8 बना दो, 3 का 8 बना दो, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा याद करोगे, 4-5 चीजें याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी है, 23 sRNA 5 sRNA आर द पार्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ 70 sRNA, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5.8s 5s और 28s, क्लियर। अब बात करते हैं स्मॉलर सब यूनिट की। तो स्मॉलर सब यूनिट को देखो कंपेयर करो, यहाँ 16 sRNA है, ठीक है, 16 तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, और यहाँ 88 आ रहा है तो 8 से 18 आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। छोटे में कम है, बड़े में ज्यादा है, बस ऐसे याद करो। रही बात प्रोटीन की, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, बट इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है हम आगे इसको प्रोसीड कर सके, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें लार्ज सब यूनिट की और स्मॉल सब यूनिट की, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है वो हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म में होती हैं, कभी भी एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगी। वो एसोसिएट तभी होती हैं जब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इनकी एसोसिएशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम आयंस के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, समझ में आया। और वो कितनी होती है, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम पॉइंट लिखते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स always present in dissociated form, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस पे होता है ना, वो 60s होता है, 40s उसके पास बाद में आता है, वहां पे भी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। they show association only at the time of protein synthesis, ठीक है। और यहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, when concentration of magnesium ions is specifically कितनी हो, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन जब हो, ठीक है। आगे बात समझ में, स्पेसिफिकली 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो एक छोटी और एक बड़ी एसोसिएट करने की बजाय दोनों बड़ी ही एसोसिएट हो जाएंगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इनके सिंथेसिस की, ठीक है। सिंथेसिस मतलब ये बनते कहाँ पे है। तो बेटा अगर हम बात करें इन यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में all ribosomes are synthesized in nucleolus of nucleus in cell, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात पूछ ले एक्सेप्ट 5sRNA जो होता है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके राइबोसोम्स हैं 80s टाइप के, चाहे वो 28s हो, चाहे 5.8s हो, चाहे 18s हो, ठीक है, सारे के सारे यहाँ सिंथेसाइज होते हैं। और ये क्या सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम रिपीटेटिव DNA
प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस, ठीक है ना। डीएनए एक रिपीटेटिव डीएनए टाइप होती है, ठीक है, बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है ना। उसमें जो है जो न्यूक्लियोलस से बाहर की तरफ होता है न्यूक्लियस में, ठीक है ना, है न्यूक्लियस में। तो आपसे कोई पूछ ले कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस बट नॉट इन न्यूक्लियोलस, बट नॉट इन न्यूक्लियोलस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि आपकी जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, चाहे वो 20S RNA हो, चाहे 5S RNA हो या 16S RNA हो, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, ये सर्कुलर डीएनए में, ठीक है, इन सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और सर्कुलर डीएनए में भी कहाँ पे होंगी, यहाँ पे एक पार्ट होता है, ओपिरोन रीजन होता है, ठीक है, बेसिकली जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आर डीएनए ओपिरोन, आर डीएनए ओपिरोन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ओपिरोन, ठीक है, वहां पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो बाई चांस आपसे कोई पूछ ले तो तीनों ही टाइप, ठीक है, चाहे वो आपका 16S RNA हो, ठीक है, चाहे वो 23S RNA हो या फिर आपका 5S RNA हो, तीनों ही कहाँ सिंथेसाइज होंगे, यहाँ पे। और जहां तक बात है प्रोटीन्स की, ठीक है, तो प्रोटीन्स बेसिकली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम मूव कर सकें, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी बेटा, सिंथेसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो बेसिकली फंक्शंस देखो आप कर चुके हो, ठीक है ना। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो इसको आई थिंक हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस आप कर ही चुके हो, बाकी मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। एक बार देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है, सब कुछ आपको करवा दिया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर राइबोसोम्स, ठीक है। फंक्शंस आप खुद से लिख लेना, दिस वाज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। लेट्स मूव ऑन माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज वाला पार्ट आज ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल हम साइटोस्केलेटन कर लें। बेटा देखो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल क्या है आपका, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, माइक्रो छोटी बॉडी। अब एनसीईआरटी ने आपके चैप्टर में लास्ट में बस 2 ही लाइन लिखी है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर्स विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम्स, बस इतना सा लिख के छोड़ दिया है, ठीक है ना, विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस इन दिस सेल, बस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब उन्होंने जब मेंशन कर दिया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन सी माइक्रोबॉडीज होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सी एंजाइम्स होती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं। तो हमें वो सब देखो, वो एक बार ऐसा लगता है जैसे सिलेबस डाल के छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसको भी हमें कंप्लीट करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो माइक्रोबॉडीज क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, ठीक है ना, ऐसे करके एक ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं। और हमने पढ़ा था कि ये किससे ओरिजिनेट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पे भी किससे, एससीआर से, ठीक है। जहां तक बात है टाइप्स की, तो हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम एंड स्फीरोसोम्स। अब देखो पैरोक्सिसोम्स, नाम से ही पता चल रहा है, जोम मतलब बॉडी, परऑक्सी, परऑक्सी कहां से आया है, परऑक्साइड, ठीक है। तो जहां पे हम परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो पहले थोड़ा डिस्कवरी देख लेते हैं। रॉडिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको माउस किडनी के अंदर देखा था, ठीक है। टॉलबर्ट ने इनकी डिस्कवरी की, इनको यूरिकोजोम भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू लर्न इज कंसर्न विद हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म इन सेल। इसमें ऐसी एंजाइम है जो सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इसमें कौन सी एंजाइम होती है, एक तो होती है परऑक्सीडेज एंजाइम और एक होती है ऑक्सीडेज एंजाइम। दोनों ही क्या करती है, स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए टॉक्सिक है। जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
ठीक है। तो ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज एंजाइम उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वहीं पे जब जो है मतलब पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल की सेफ्टी के लिए जो है ये है, दोनों ही सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर हमें क्या मिलता है, ये जो है पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने फोटो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा पढ़ा है कि फोटो रेस्पिरेशन में अभी तक हम पढ़ते आए, फोटो रेस्पिरेशन में हमारे C3 प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, बताऊंगी आगे क्या होते हैं C3 प्लांट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लो प्लांट्स के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक फोटो रेस्पिरेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है इन स्पाइट ऑफ बाइंडिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, और रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन भी कंप्लीट नहीं होता, वो अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है। होता क्या है, उसमें एक एंजाइम होती है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, जो बेसिकली पेरोक्सिसोम के अंदर ही मिलती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है वो क्या करेगी, ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा है कि फोटो रेस्पिरेशन 3 सेल ऑर्गेनल यहाँ पे काम आते हैं, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का तब भी बताया था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा तब भी बताया था, क्यूट पीएम है ना, यही कहा था क्यूट पीएम में, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पेरोक्सिसोम एंड M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बेसिकली पेरोक्सिसोम में क्या काम होता है, यहाँ पे एक एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम पर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज इज ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। तो जहां तक इसके डिस्कवरी की बात है, डिस्कवरी में क्या आएगा, ब्राइडन बैक और बीवर्स ने क्या की है, इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पेरोक्सिसोम की ही मॉडिफिकेशन होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। और जहां तक बात है इसके फंक्शन की, तो ये ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, देखो हमारी सेल की कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन करती है। आपने जब भी पढ़ा है, कभी ये नहीं पढ़ा ना कि फैट की रेस्पिरेशन हो रही है या प्रोटीन की रेस्पिरेशन हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब वॉट एवर फैट वी आर ईटिंग, वॉट एवर प्रोटीन वी आर ईटिंग, दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। और मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वॉट एवर वी आर ईटिंग, ठीक है ना, अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज, जो दैट अंडरगोज रेस्पिरेशन टू गिव अस एनर्जी, ठीक है ना। तो हम जो भी फैट खाते हैं वो फैट अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, हमारे ग्लाइऑक्सिसोम में। लेकिन ध्यान रखना कि ग्लाइऑक्सिसोम वाला जो पार्ट है, ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं। फिर यूं कहोगे कि एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में इसकी जगह पे स्फीरोसोम्स होते हैं। आगे बात समझ में, तो देखो प्लांट्स के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ दे आर अबंडेंट इन फैटी सीड्स लाइक ग्राउंडनट हो गया, आपका कैस्टर हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऐसे, ठीक है। लास्ट जो है दैट इज स्फीरोसोम। ध्यान रखना स्फीरोसोम प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों के अंदर मिलता है, ठीक है। डिस्कवरी की बात है वहां, जैसे पर्नर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एंड द टर्म स्फीरोसोम वाज गिवन बाय गोहन, ठीक है। और ये भी बेसिकली किसके लिए होता है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे भी फैट की कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास अलग अलग माइक्रोबॉडीज है। आपको याद रखना है एक तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम्स कौन कौन सी होती हैं, और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत इनका फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा डिटेल से नहीं पूछेंगे आपसे माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव कंप्लीटेड माय राइबोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज, अंडरस्टैंड, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द साइटोस्केलेटन, अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।